तो स्टार्ट करते हैं बेटा, शुरुआत करते हैं। जो हमारे मित्र ऑनलाइन हैं वो भी जुड़ रहे हैं धीरे धीरे। आज हम लोगों को बेटा संविधान का एक भाग है हम लोगों का, जिसको हम लोग कहते हैं भाग 18। ठीक है। संविधान क्यों पढ़ते हैं? परीक्षा में आता है। ठीक है। हमारे कंपटीशन में पूछा जाता है, सो पढ़ते हैं। लेकिन होता क्या चीज है बेटा कॉन्स्टिट्यूशन? ये एक विद्यार्थी के रूप में जानना बहुत आवश्यक है। अब वो ये कि एक देश को चलाना होता है बेटा, एक देश को व्यवस्थित करना होता है। सरकारें बनती हैं, विधायिका है, न्यायपालिका है, कार्यपालिका है। इस सब की व्यवस्था एक किताब में लिखी गई है, जिस किताब को हम लोग संविधान कह रहे हैं। तो ये क्लासेस पिछले हमको लगता है 2.5-3 महीने से चल रही हैं। संविधान की क्लास चल रही, तो अब हम लोग समाप्ति की ओर हैं। जो नए मित्र आ रहे हैं या आएंगे, उनको सब जीरो से पढ़ना होगा और हम ही पढ़ाएंगे बेटा, क्योंकि पूरी साइकिल में चलता रहता है। तो इसमें कोई बहुत घबराने की आवश्यकता नहीं है। अभी जो हमारे नए मित्र हैं उनका भारतीय अर्थव्यवस्था भी शुरू होगा 1-2 दिन में, तो वहां से उनकी शुरुआत मानी जाएगी और पढ़ेंगे वो सारा कुछ। तो आज जो हम लोगों का टॉपिक है बेटा, जिस पे हम लोगों को बात करनी है, वह टॉपिक है आपातकालीन उपबंध। तो क्या है आपातकाल और संविधान में इसका क्यों महत्व है, इसको थोड़ा सा समझते हैं। आपातकाल किसको कहते हैं? अरे आपात भाई एक शब्द है, बाढ़ बजाय संविधान, अभी संविधान को दूर करो। आपातकाल को इंग्लिश में इमरजेंसी कहते हैं। तो इमरजेंसी शब्द नहीं बोले हो आप कभी? अरे हम तो जिंदगी में हरदम बोलते रहते हैं। कहीं जा रहे हैं आप बाइक से, अचानक एक दोस्त बोलता है अरे रुको रुको, कहते हैं ना ना बड़ी इमरजेंसी है। तो बोलते रहते हैं ना हम लोग अपने जीवन में इमरजेंसी। इमरजेंसी माने क्या होता है? बहुत जरूरी है। अगर ठेठ भाषा में कहें तो बहुत जरूरी है। तो क्या जरूरी है बेटा, वो थोड़ा सा आपको समझने की आवश्यकता है। देखो देश तो अच्छा भला चल ही रहा है, सब कुछ अमन चैन से चल रहा है, लेकिन हमेशा देश में स्थितियां ऐसी ही नहीं होती। जैसे हमारे घरों में जो हम लोग का रूटीन होता है, जीने का ढंग होता है, वो रोज नॉर्मल एक रहता है। लेकिन अचानक घर में किसी की बहुत ज्यादा तबीयत खराब हो जाए, सीवियर मेडिकल कंडीशन आ जाए, तो क्या घर की रूटीन वही रहता है? नहीं रहता, सब कुछ डिस्टर्ब हो जाता है। फिर पूरे घर की एक ही जिम्मेदारी रहती है कि भाई जो बीमार आदमी है उसको कैसे बचाया जाए। खाना पीना ना मिले, चाय पानी ना मिले, सब कुछ चलेगा, लेकिन उस आदमी को बचाने की जिम्मेदारी होती है। ऐसे ही देश के साथ एक समस्या ये है कि अगर सब कुछ ठीक से चल रहा है तब तो बड़ा अच्छा है बेटा, लेकिन देश भी संकट से गुजरता है। कुछ ऐसी स्थितियां आ सकती हैं जिससे पूरे देश पे संकट आ जाए, तो देश उस संकट से कैसे उभरे, आखिर वो कैसे निपटे उस संकट से। जाहिर सी बात है, उसके लिए हमारे संविधान में लिखा गया है कि देश जब खतरे में आए, देश जब परेशानी में आए, तो देश को कैसे बचाए। जो बच्चे अभी आए हैं वो तो पढ़े ही नहीं, लेकिन जो शुरू से आए हैं उनसे थोड़ा, केंद्र की संसद है, राज्य की विधायिका है, सब बना हुआ है ना बेटा, सबको काम वाम दिया गया, भाई आप ऐसे करेंगे आप ऐसे करेंगे। लेकिन आपातकाल जब लागू होता है बेटा, तो सब कुछ पीछे छूट जाता है। और ये हमारे संविधान की सबसे बड़ी खूबसूरती है कि सामान्य काल में देश तो संघात्मक स्वरूप में चलता ही है, लेकिन जब आपातकाल आता है ना बेटा, तो देश एकात्मक हो जाता है। यानी पूरा का पूरा ढांचा ही हम लोगों का बदल जाता है, और उस ढांचे के हिसाब से सारी चीजों को करना होता है। ठीक है बेटा, तो 2 लाइन लिखें। शायद हेडिंग वेडिंग तो बना लिया है ना बेटा? आप फिर से हम बोल दे रहे हैं, संविधान का भाग 18 हो गया बेटा। भाग 18, अनुच्छेद कहां से कहां तक बेटा? 352 से 360 तक लगातार है। 352, 353 तो पूरा मत लिखिए, 352 से लेके 360 तक आपातकाल के बारे में चर्चा की गई। क्या चर्चा की गई होगी बेटा, हम आपसे बात करेंगे। ठीक है, 2 लाइन लिखें पहले, फिर शुरुआत करते हैं। लिखें, भारतीय संविधान के भाग 18 में
भारतीय संविधान के भाग 18 में आपातकाल की चर्चा की गई। भारतीय संविधान के भाग 18 में किसकी बेटा? आपातकाल की चर्चा की गई है। क्लियर है बेटा? लिखें, देश का स्वरूप सामान्यतः संघात्मक है। देश का स्वरूप सामान्यतः क्या है बेटा? संघात्मक है। संघात्मक का मतलब केंद्र की सरकार है, उसकी शक्तियां हैं, राज्य की सरकार है, उनकी शक्तियां हैं, केंद्र अपना काम करेगा, राज्य अपना काम करे, ये सब बंटा हुआ है। लेकिन ये देखा गया है कि जब आपातकाल लागू होगा, आपातकाल माने समझ रहे हो ना बेटा, सामान्य स्थिति नहीं है, स्थिति अब खतरनाक हो चुकी है देश के लिए, और इतनी खतरनाक हो गई कि देश अब आईसीयू में जा रहा है ना? देश अगर आईसीयू में जाएगा ना भैया, तो मुझे लगता है अब देश के सामने सबसे जरूरी होगा देश को बचाना। बाकी जो कार्य होंगे वो जाए भाड़ में। आवश्यकता क्या होगी बेटा? देश को बचाना। जैसे घर में है ना, घर का कोई सदस्य आईसीयू में गया है ना, और वो जीवन मृत्यु से संघर्ष कर रहा है, तो आप अपने सारे अधिकारों को भूल ही जाइए। अब ये थोड़ी है कि आप रात में 9 बजे खाना खाते हैं और फिर जैसे 9 बजे आप कहेंगे अब मैं खाना खाऊंगा। पागल हैं? कोई जीवन मौत से जूझ रहा है, आपको खाने सुबह का 8 बजे का मेरे नाश्ते का समय हो गया, कोई समय नहीं हुआ, ना खाना मिलेगा ना पानी मिलेगा। अब बस एक जिम्मेदारी है सबकी, उस व्यक्ति को बचाना। क्या आप हॉस्पिटल में जाते हो तो अपने नॉर्मल लाइफ वाला रूटीन पे रहते हो किसी पेशेंट के साथ? अरे साहब, रात भर जगना पड़ता है, क्या क्या करना पड़ता है, क्योंकि उसमें क्या जरूरी होता है? पेशेंट की जिंदगी बचाना। वही हाल है राष्ट्र का। राष्ट्र जब खतरे में होता है तो आपके सारे अधिकार जाएंगे भाड़ में, और सबसे जरूरी होगा अब देश को बचाना। लेकिन जब आपातकाल नहीं होता है तो सबसे जरूरी आप होते हो, क्योंकि आपको फंडामेंटल राइट होता है और वो सबसे आगे आगे चलता है। लेकिन जब आपातकाल होगा तो आपके अधिकार भैया थोड़ा देर के लिए रुक जाओ और देश को बचा लेने दीजिए, देश भला चंगा होके घर आ जाए, तो फिर आप अपना ड्रामा जो पहले वाला है जारी रखिएगा। लेकिन अभी कोई ड्रामा नहीं चलेगा। लिखें, एक मुकदमा बेटा सर्वोच्च न्यायालय में गया, उसको सुन लीजिए। सर्वोच्च न्यायालय में एक मुकदमा गया जिसका नाम था गुलाम सरवर बनाम भारत संघ। 1967 का मुकदमा है। तो गुलाम सरवर ने यही कहा कि ठीक है आपातकाल है, बड़ा अच्छा है, लेकिन आपातकाल के समय अधिकार कहाँ रोकते हैं? बोल नहीं रहे। अच्छा एक बताइए, अगर कोई आदमी ऐसी बात करे हमारे घर में कि कोई आईसीयू में है, वो कहे कि भर्ती है तो भर्ती रहे, हमसे क्या मतलब है? हमारा खाना पीना सोना वैसे ही चलेगा? नहीं चलेगा। और अगर आप ऐसा बोलते हैं तो आप पागल हैं, आप सामान्य व्यक्ति है ही नहीं, असामान्य व्यक्ति हैं। तो गुलाम सरवर सुप्रीम कोर्ट में जाके यही कहे कि सर आपातकाल में ये सब रोकने रखने की क्या जरूरत है, ठीक है आप देश को बचाइए। तो सर्वोच्च न्यायालय ने बहुत सुंदर टिप्पणी की। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि आपातकाल के समय विधियां चुप हो जाती हैं, मौन हो जाती हैं, क्योंकि अब विधि नहीं, अब देश आगे होगा। देखें, गुलाम सरवर बनाम भारत संघ एक मुकदमा है बेटा। गुलाम सरवर बनाम क्या बेटा? भारत संघ के बाद में केस में सर्वोच्च न्यायालय ने यह निर्धारित किया कि सर्वोच्च न्यायालय ने यह निर्धारित किया कि आपात के समय आपात के समय विधियां मौन हो जाती हैं, चुप हो जाती हैं। अच्छा, हो जाना चाहिए कि नहीं हो जाना चाहिए? बोले, यानी देश जब आपातकाल में हो
संकट काल में हो तो आप कानून की बात करोगे? नहीं नहीं। अब कोई कानून की बात नहीं करेंगे आप, कोई अधिकार की बात नहीं करेंगे आप। अब सबसे जरूरी होगा कि भाई देश को किस तरह से बचा लिया जाए। क्लियर है बेटा? लिखें। आगे बढ़े बेटा। लिखें। हमारे संविधान में 3 प्रकार की आपातकाल का वर्णन है। माने हमारे संविधान में कितने बेटा? 3 प्रकार के आपातकाल का वर्णन है। तो अब थोड़ा सा बोर्ड पे नजर डालिए बेटा, और बाकी चीजें बाद में लिखेंगे। क्लियर है? थोड़ा बोर्ड पे देखिए। हमारे संविधान के कौन से भाग में बेटा? भाग 18 में। ये अपने आप में सीधा सीधा प्रश्न है कि आपसे पूछेगा कि आपातकाल का वर्णन संविधान के किस भाग में है। सीधा यही पूछ लेता है। अगर आप नहीं बताओगे तो नुकसान उतना ही होगा। ये ध्यान रखना है कि आपातकाल का वर्णन कहाँ है बेटा? हमारे संविधान के भाग 18 में। आपातकाल। क्लियर है बेटा? अब जाहिर सी बात है संविधान में है तो कुछ अनुच्छेद में इसकी चर्चा होगी। तो अनुच्छेद मतलब 352 से लेके अनुच्छेद 360 तक इसकी चर्चा की गई। अब जरा देखते हैं कि हमारे देश में कितने तरह की चीजों को माना जाता है कि आपातकाल के दायरे में आएगा। बोल नहीं रहे आखिर क्या हो जाए। अपने जैसे कोविड आया था, बोल नहीं रहे। अरे अभी आपने देखा है, अपने होशो हवास में देखा है, कोविड आया था, सबको रोक दिया गया, घरों में बंद रहिए, कोई सड़कों पे नहीं निकलेगा, लेकिन फिर भी आपातकाल नहीं लगा। ये आपातकाल नहीं था बेटा। ये तो सरकार ने आपसे निवेदन किया कि घर के बाहर मत निकलें, घर में रहें। कुछ जिद्दी लोग थे, कह रहे थे नहीं निकलेंगे, पुलिस वाले इंतजार कर रहे थे सड़क पे कि निकलो। है ना? आज छोटे बच्चे जो है ना, टीनेजर वाले, यही ज्यादा बदमाशी करते थे। तो ये था कि वो आपातकाल नहीं था बेटा। लेकिन आप देख रहे हो उस स्थिति में भी देश को आपातकाल में नहीं डाला गया। तो आखिर कुछ तो ऐसा होता होगा इस देश में जब माना जाए जब देश खतरे में आ गया। तो संविधान में लिखा है बेटा कि ऐसा ऐसा होगा तो आपातकाल मान लिया जाएगा। तो क्या होगा बेटा, उसी को थोड़ा सा समझने का प्रयास करें। हमारे देश में जो आपातकाल है वो 2 लेवल पे लगता है, यानी खतरा 2 जगह माना जाता है। एक पूरे देश पर, यानी ये मान लिया जाता है कि खतरा पूरे देश पर आ गया, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं बेटा? राष्ट्रीय स्तर पर। बोल नहीं रहे। एक खतरा आएगा पूरे देश पर, खतरा मान लिया जाएगा, और एक खतरा ऐसा जिसको माना जाएगा राज्य स्तर पर। माने ये खतरा तो है लेकिन पूरे भारत पर नहीं है, ये किसी राज्य स्तर पे समस्या है। ये देश में 2 प्रकार के आपातकाल की चर्चा की गई है। क्लियर है बेटा? राज्य स्तर वाले की बात जो की गई है वो बात की गई आर्टिकल 356 में। अरे 352 से 360 के बीच में है ना बेटा। तो 356 में चर्चा की गई है किसकी बेटा? राज्यों में आपातकाल की। वो क्या, सब विस्तार से बात करेंगे बेटा, पहले मोटा मोटा चीज देख लीजिए। देश के स्तर पे कहा गया कि 2 तरह का आपातकाल हम लोग मानेंगे, है ना? एक को हम लोग कहते हैं वित्तीय आपात। क्या कहते हैं बेटा? वित्तीय आपात। और एक को कहते हैं हम लोग राष्ट्रीय आपात। और एक को क्या कहते हैं बेटा? वित्तीय आपात। यानी देश में जो इमरजेंसी हो सकती है बेटा, उसको हमने डिमार्केट किया आपको समझने के लिए। एक पूरे देश के स्तर पे, एक राज्य के स्तर पे। राज्य के स्तर का वर्णन 356 में किया गया, यानी हमारे संविधान का 356 कहता है कि राज्य पे कैसे आपातकाल लगेगा, क्या क्या होगा। क्लियर है? जिसको आम बोलचाल की भाषा में आप लोग राष्ट्रपति शासन कहते हैं ना, फलाने राज्य में राष्ट्रपति शासन लग गया। तो ऐसा कुछ नहीं है,
आपातकाल लग जाता है। अब राष्ट्रपति शासन काहे कहते हैं वो भी हम आपको बताएंगे, लेकिन हाँ ये बोलचाल में कहा जाता है, संविधान में नहीं है। जैसे एक शब्द है ना, आप बार बार पढ़ते हो, बजट। अखबारों से लेके टीवी तक हर जगह आता, बजट प्रस्तुत हो गया, बजट पास हो गया, बजट आ गया, बजट चला गया। संविधान में कहीं बजट शब्द का उल्लेख नहीं, भूल के नहीं कहीं लिखा गया बजट। अब ये व्यवहार वाला शब्द है बजट, संविधान वाला शब्द नहीं है बेटा। जैसे आप राष्ट्रपति शासन जो बोलते हो, ये जैसा शब्द नहीं लिखा गया है, पर राज्यों में आपात लिखा हुआ है। क्लियर है? इधर आइए, इसका वर्णन जो किया गया है वो आर्टिकल 352 में किया गया। किसकी चर्चा बेटा? राष्ट्रीय आपात। और इसकी चर्चा की गई है आर्टिकल 360 में। तो अब पहला जो हम लोगों का काम होगा या आपका काम होगा वो ये कि ये याद रखना कम से कम। क्लियर है? आपातकाल का वर्णन संविधान के किस भाग में है? भाग 18 में है। क्लियर है? संविधान में कितने प्रकार के आपात की बात की गई है? 3 प्रकार की। देखो बगल में देख, नहीं ठीक बोले हैं, वो अपने हिसाब से बोले हैं, मैं अपने हिसाब से बोला हूं। धरती पे कितने प्रकार के आदमी? तो एक कह रहे हैं कि सर 7 अरब प्रकार के। हाँ ये भी सही है। हम कहें कि 2 प्रकार के, ये भी सही है। किसी ने कहा 3 प्रकार के, वो भी सही है। किसी ने कहा 1 प्रकार के, वो भी सही है। अब डिपेंड ये करता है कि आपका चश्मा कौन सा है। तो जिसने कहा 1 प्रकार का, वो कह रहा है मनुष्य के आधार पे कह रहा है। धरती पे हम सब लोग मनुष्य हैं, रंग रूप आकार हमारा जाति धर्म कुछ भी हो, लेकिन अल्टीमेटली है तो हम मनुष्य ही ना। तो उस आधार पर हम सब एक हैं। नेशनलिटी के आधार पे भी अलग अलग है। हम भारतीय हैं, कोई पाकिस्तानी है, कोई बांग्लादेशी है, कोई अमेरिकन है। समझ पा रहे हो? वो भी सही बोले, हम भी सही बोले। वो अलग चश्मे से देख रहे हैं, मैं अलग चश्मे से देख रहा हूँ। वो इसके आधार पे बोल रहे हैं कि राष्ट्रीय स्तर पे और राज्य स्तर पे। हम टोटल संख्या के आधार पे बोल रहे हैं। आपातकाल कितने प्रकार का बेटा? 3 प्रकार का। एक राष्ट्रीय आपात, एक वित्तीय आपात, एक राज्यों में आपात। बोल नहीं रहे हैं? अब इसको बिना देखे जरा कोशिश करिए, बोर्ड पे मत देखिएगा। राष्ट्रीय आपात की चर्चा किस अनुच्छेद में है? 352 में। वित्तीय आपात राज्यों में, यही पूछ लेता सीधे सीधे। राज्यों में संवैधानिक तंत्र विफल होने पर आपात किस अनुच्छेद के द्वारा लगाया जाता है? 356 के द्वारा। वित्तीय आपात, राष्ट्रीय आपात, अब ये तो दिमाग में रहना ही है। अब माइन्यूट जाके देखेंगे कि जब ये लगता है तो क्यों लगता है, क्या हो जाता है, कौन सी आफत होती है आपातकाल लग जाता है। कुछ तो होता होगा। जब आपातकाल लगता होगा बेटा तो कोई ना कोई चीज तो होती ही होगी, है ना बेटा? शुरुआत करें, लिखे। हमारे संविधान में आपातकाल को हमारे संविधान में आपातकाल को 2 बड़े भागों में विभाजित किया जाता है, 2 बड़े भागों में बांटते हैं। हमारे संविधान में आपातकाल को 2 बड़े भागों में बांटते हैं। ठीक है बेटा? पहला, राष्ट्रीय स्तर पर आपात। ये तो नाम से ही समझ में आ रहा है बेटा कि इसका दायरा क्या होगा। बोले, राष्ट्रीय स्तर पर आपात हो गया। दूसरा, राज्य स्तर पर आपात। राष्ट्रीय स्तर पे आपात और दूसरा क्या बेटा? ये दिमाग में रहेगा बारी बारी से। राष्ट्र, नीचे से बेटा पैरा चेंज करके, राष्ट्रीय आपात को हम पुनः 2 भागों में विभाजित कर सकते हैं।
राष्ट्रीय आपात को हम पुनः दो भागों में बांट सकते हैं या बांटते हैं, जो भी चाहे लिखें। गुड मॉर्निंग सनी भाई, बड़े दिनों के बाद दिखे। हो गया बेटा? तो एक क्या हो गया बेटा? राष्ट्रीय स्तर पे आफत। अब अनुच्छेद लिख लो इसका, आर्टिकल 352। अच्छा एक बात बताओ बेटा कि सब पढ़ काहे के लिए रहे? विद्वान बनने के लिए? नहीं नहीं भैया जी, ये सब हम लोग पढ़ रहे हैं एक अदद परीक्षा के लिए, एग्जामिनेशन के लिए। तो हम लोगों का सबसे पहला टारगेट क्या होगा बेटा? ये परीक्षाओं में क्वेश्चन किस तरीके से पूछे जा रहे हैं, नजर है आपकी? बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं है। और ये आपकी सबसे बड़ी कमी होती है। इसीलिए सामने वाला टीचर आपको क्या पढ़ा रहा है, किस डायमेंशन में पढ़ा रहा है, इसका असेसमेंट आप कर नहीं पाते, क्योंकि आपको ये पता ही नहीं होता कि कंपटीशन में पूछा क्या जाता है, उसका डायमेंशन क्या है। अब आपको ये लगेगा कि टीचर अच्छे से बोल रहे हैं, अच्छे से अपनी बात कह रहे हैं, बस यही आपको अच्छा बुरा लगता है। कंटेंट की डेप्थ क्या है, कंटेंट की गहराई क्या है, परीक्षा के लायक है नहीं है, ये असेसमेंट आप नहीं कर पाते। उसका तरीका यही है बेटा कि पेपर को देखिए, जिस परीक्षा की आप तैयारी कर रहे हो उसके पेपर मार्केट में उपलब्ध हैं, मार्केट से खरीदिए और देखिए कि किस किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तब तो तैयारी होगी ना बेटा। और नहीं तो फिर जो हम बोले चुपचाप भरोसा करिए, तो कौन वाला विकल्प सही लग रहा है? हम बोले और चुपचाप भरोसा करें? नहीं, अच्छी बात है, अगर आप मेरे ऊपर भरोसा करते हैं कोई बुराई नहीं है, लेकिन एक अच्छी चीज ये है बेटा कि आप पेपर देखो। अब जैसे आपातकाल में पढ़ा रहा हूँ, है ना, पीसीएस का सॉल्व पेपर 10 साल का खरीदिए और 10 साल में देखिए कि आपातकाल से क्या क्या पूछा गया। और जब हम पढ़ा लेते हैं तो ये देखिए कि सर ने पढ़ाया तो उससे सारे क्वेश्चन हो जा रहे हैं कि नहीं। तो अगर सारे हो जाएंगे तो आगे वाले भी हो जाएंगे, निश्चिंत रहिएगा। क्लियर है बेटा? ये काम करना है ना, कि विद्वान बनना है, आपातकाल में कहीं भाषण देना है आपको जाके? नहीं। तो इस पे बेटा काम करिए। पहला काम आपको ये करना होगा, जिनको तैयारी करनी है और जिनको तैयारी तैयारी के नाम पे नौटंकी करनी हो उनकी बात अलग है, लेकिन जिनको तैयारी करनी है बेटा, मार्केट से जाके पीसीएस का 10 साल का सॉल्व पेपर खरीद लीजिए। मिल जाता, बहुत महंगा नहीं है, 250-300-400 के रेंज में आपको मिल जाएगा। तो होता क्या, वो पीसीएस के पेपर ही होते हैं जो आपसे पूछे गए, बस वही पेपर ही होता, कुछ अलग से नहीं होता। 150 क्वेश्चन के सेट आपको 10 तो मिल जाएंगे जो पिछले साल पूछे गए हैं। अब उन क्वेश्चन को आप देख के अंदाजा लगाइए कि जो टॉपिक हम लोगों ने पढ़ा उस टॉपिक से जो क्वेश्चन आ रहे हैं वो हो जा रहा है कि नहीं। अगर हो जा रहे हैं तो मिशन ठीक है, और नहीं हो जा रहा है तो सब गया भाड़ में। फिर ऐसी पढ़ाई का क्या मतलब है? समझ पा रहे हैं ना बेटा? वो जरूर करिए। अगर आपको पढ़ना है सॉल्व पेपर खरीद लीजिए, हम बार बार आपसे कह रहे हैं। संविधान का खरीद लीजिए, सबका एक ही में सबका मिल जाएगा बेटा। अरे वो तो 150 क्वेश्चन होगा, तो इतिहास, भूगोल, संविधान, फलाना धमाका सब उसमें होगा। जो टॉपिक क्लास में चलेगी उसके क्वेश्चन को देखना कि आप कर पा रहे हो कि नहीं। कर पा रहे होगे तो आगे भी कर लेंगे, और नहीं कर पा रहे होंगे तो आगे भी नहीं कर पाएंगे। यही तरीका है। क्लियर है बेटा? चलिए, पहला क्या लिखा बेटा? राष्ट्रीय आपात हो गया। आगे वित्तीय आपात, फाइनेंशियल इमरजेंसी। अभी एक एक की विस्तार से बात करेंगे बेटा, एक एक की डिटेल में चर्चा करेंगे। दूसरा क्या है बेटा? वित्तीय आपात, यही ना, अनुच्छेद 360। वेरी गुड। और एक है बेटा राज्य स्तर पे आपात, है ना, स्टेट लेवल पे, राज्य स्तर पे आपात। तो इसमें कोई बंटवारा है नहीं क्योंकि एक ही है, इसका अनुच्छेद यहीं पे लिख लें, 356। एक मोटा मोटा आइडिया लगा। इस देश में 3 प्रकार के आपातकाल लगते हैं, एक राष्ट्रीय आपात जो देश के स्तर पे, एक वित्तीय आपात देश के स्तर पे, और एक राज्य के अधीन आपात जो राज्य में लगते, किसी दूसरे राज्य से उसका कोई लेना देना नहीं होता। तो अब एक एक की हेडिंग बनाइए बेटा और एक एक का पोस्टमार्टम करते हैं, बहुत डिटेल में चलते हैं। तो पहली हेडिंग बनाइए राष्ट्रीय आपात।
फिर से हेडिंग बनाइए, क्या बेटा? राष्ट्रीय आपात क्या है, क्यों है, कैसे है, क्या होता है, नहीं होता है, सब चर्चा होनी है बेटा। और एक बात, ये थोड़ा बड़ा टॉपिक है, थोड़ा मुझे वक्त दीजिएगा, हम आपको जरूर पढ़ेंगे। देश में कब माना जाए कि देश खतरे में आ गया है? कुछ तो कंडीशन होती होगी। बाढ़ आ जाए तो आपातकाल, अरे बड़ी भयानक बाढ़ बाढ़ आ जाए तो आपातकाल की घोषणा नहीं की जाती। अभी जैसे हिमाचल वगैरह में और उधर कुछ प्रदेशों में बड़ी भयानक तबाही मची हुई है, कुल्लू मनाली रानी तो जा ही रहा, उत्तराखंड में भीषण बारिश हो रही, ये नहीं आपातकाल है? आप बेटा जोर से बोलिए। हर बीमारी अब ठीक करनी है बेटा, यहाँ कोई बीमारी अब लेके घर नहीं जाना है, और उसका इलाज यही है कि जो बीमारी हमारी अंदर पल रही है उसको बाहर निकालो ताकि उसको ठीक किया जाए। नहीं बेटा, इमरजेंसी जैसी कंडीशन तो हुई है, घर बार डूब रहे हैं, कारें बह रही हैं, देख ही रहे हो रोज, तो खतरनाक स्थिति तो हुई है, लेकिन ये आपातकाल नहीं है, क्योंकि इससे हम निपट लेंगे और निपट रहे हैं। सेना लग रही है, एनडीआरएफ लग रही है, पुलिस लग रही है, सरकार जो कर सकती है वो कर रही है, हेलीकॉप्टर यूज किए जा रहे हैं, सब कुछ किए जा रहे हैं। नहीं, ये आपातकाल नहीं है। हमारे आपके लिए हो सकता है आपातकाल जैसी स्थिति, बोलते भी हैं, जैसे न्यूज आप देखोगे तो बोलते हैं कि हिमाचल में आपातकाल जैसी स्थिति है, आपात जैसी स्थिति है, जैसी होगी, आपातकाल नहीं है। हमारे संविधान में साफ साफ लिखा हुआ है, ये कंडीशन है, इसमें से अगर कोई होगा तो आपातकाल मान लिया जाएगा। लिखें, युद्ध, लिखें बेटा, युद्ध, बाह्य आक्रमण, सशस्त्र विद्रोह, तीन शब्द है बेटा। क्या क्या बेटा? युद्ध है, बाह्य आक्रमण है, और सशस्त्र विद्रोह। कै शब्द हैं? तीन ही है ना? हाँ, तीन ही है। युद्ध हो जाए देश में, देश पर कोई हमला कर दे, या देश के अंदर हथियार लेके लोग विद्रोह कर दें, ये तीन में से कोई स्थिति अगर उत्पन्न होगी तो राष्ट्रीय आपात की घोषणा की जाएगी। क्लियर हुआ बेटा? देश में राष्ट्रीय आपात किन स्थिति में लगाया जाएगा? तीन। ये भी पूछेगा। अरे पढ़ इसीलिए रहे हैं कि आपसे पूछा जाएगा, और कहा है कि यहाँ सत्यनारायण भगवान की कथा सुनने थोड़ी ही आए हैं जो सुन रहे हैं। ठीक है, या कोई कथा थोड़ी सुन रहे हैं, ये जो आप पढ़ रहे हो यही सब आपसे पूछा जाएगा। तो कौन सी कंडीशन होगी बेटा? तीन। पहला, युद्ध हो जाए, दूसरा बाह्य आक्रमण हो जाए, तीसरा सशस्त्र विद्रोह अगर देश में हो जाए। तीनों नहीं, तीनों में से कोई एक कंडीशन अगर उत्पन्न हुई तो अनुच्छेद 352 से राष्ट्रीय आपात की घोषणा की जाएगी। क्लियर है बेटा? तो थोड़ा डिटेल में चलें। यदि राष्ट्रपति को, तीन शब्द लिख लिया बेटा, अब थोड़ा डिटेल में चलते हैं। यदि राष्ट्रपति को यह समाधान हो जाए, महसूस हो जाए, यदि राष्ट्रपति को यह समाधान हो जाए कि युद्ध, बाह्य आक्रमण, सशस्त्र विद्रोह से देश की एकता व अखंडता खतरे में हो तो, देश की एकता व अखंडता खतरे में हो तो प्रधानमंत्री मंत्रिमंडल सहित प्रधानमंत्री मंत्रिमंडल सहित लिखित परामर्श पर संपूर्ण भारत
लिखित परामर्श पर संपूर्ण भारत या उसके किसी भाग पर राष्ट्रीय आपात की घोषणा की जा सकती है। राष्ट्रीय आपात की घोषणा की जा सकती है। क्लियर है बेटा? पढ़ के महसूस करिए क्या लिखा गया। यहाँ लिखने नहीं आए, बैठ के समझने आए हैं। जरा पढ़ के महसूस करो क्या कहा गया। क्लियर है बेटा? इसमें नोटिस करने वाली चीज क्या क्या है? पहला ये कि किन स्थितियों में लगेगा। दूसरा ये कि लगाएंगे राष्ट्रपति जरूर, लेकिन अपने मन से नहीं लगाएंगे। प्रधानमंत्री का मंत्रिमंडल, बोले बेटा, लिखित परामर्श दे, लिख के दे राष्ट्रपति को कि देश की एकता व अखंडता खतरे में है महामहिम, आप आपातकाल की घोषणा करिए, तो कर देंगे। क्लियर है बेटा? अब इसमें कुछ गड़बड़ी हुई है मूल संविधान में, और आज जो आप लिख रहे हैं इसमें कुछ परिवर्तन हुआ है। ये परिवर्तन खूब पूछा जाता है, तो कब परिवर्तन हुआ, क्या परिवर्तन हुआ, वो पहले सुन लीजिए। जो हमारा संविधान मूल संविधान माने क्या बेटा? जो शुरू में तैयार हुआ था। अभी वाला फर्जी है। नहीं नहीं, अभी वाला भी है, लेकिन अभी वाले में बड़ा संशोधन हो गया। मूल संविधान हमारा बन के तैयार हुआ था 26 नवंबर 1949 को, ये बन के तैयार हुआ था, लेकिन आज की डेट में उसमें काफी परिवर्तन किए जा चुके हैं। तो जब हम बोले आपसे कभी पढ़ाई करते समय मूल संविधान, तो हमको चलना होगा 26 नवंबर 1950 को। उस समय जो संविधान बना था उसमें क्या लिखा था, ध्यान से सुनिए। उसमें ये लिखा था कि प्रधानमंत्री के मौखिक परामर्श पर भी लागू हो सकता। बोल नहीं रहे? यानी प्रधानमंत्री अगर मौखिक परामर्श दे दे तो भी राष्ट्रीय आपात लग सकता। क्लियर है? और इंदिरा जी ने इसी का दुरुपयोग कर लिया। 1975 में जब उन्होंने आपातकाल लगाया तो इसी सिस्टम का उन्होंने दुरुपयोग किया। अकेले जाके राष्ट्रपति के कान में कह रही आपातकाल लगाओ। अब क्या करेगा राष्ट्रपति? भाई संविधान में लिखा है, उसने आपातकाल लगा दिया। फिर उसके बाद जनता पार्टी की सरकार आई, इसमें मोरारजी देसाई प्रधानमंत्री हुए। 3 लोगों ने 44वां संविधान संशोधन किया और इसको ठीक किया। कहा कि प्रधानमंत्री के अकेले कहने से आपातकाल नहीं लगेगा। अब मंत्रिमंडल पूरा और प्रधानमंत्री लिख के दे, लिखित रूप से राष्ट्रपति से ऐसा कहें, तब आपातकाल लगेगा। ये नहीं कि एक आदमी का दिमाग खराब हो, रात में सपना अपना देखे और जाके बोल दे राष्ट्रपति से आपातकाल लगा दो। अरे इंदिरा जी ने यही न किया भैया। मैंने एक आदमी का पागलपन, उनके दिमाग खराब हुआ, जाके आपातकाल लगवा दिया। ऐसे आपातकाल लगता है देश में? जबकि राष्ट्रपति ने कहा कि मैडम मंत्रिमंडल मंत्रिपरिषद को इसकी सूचना है, तो उन्होंने कहा कि आप चुपचाप लागू करिए, उनको हम सूचना देंगे ना। जब संविधान में नहीं लिखा है तो क्या कर सकते हैं राष्ट्रपति? अब तो राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की मौखिक कहने से आपातकाल नहीं लगाएगा। अब वो तो कहेगा कि लिख के दीजिए भाई। एक नोट बनाइए बेटा, एक नोट लिखिए। देखिए मूल संविधान मतलब अब क्लियर हो रहा है, आप समझ रहे हैं। मूल संविधान में प्रधानमंत्री के मौखिक परामर्श पर आपात का प्रावधान, मूल संविधान में प्रधानमंत्री के मौखिक परामर्श पर आपात का प्रावधान था। ठीक है बेटा? अच्छा नहीं था बेटा। अब संविधान लिखने वाले बेचारे, लगता है उनका दिमाग नहीं गया होगा उधर। अब उन्होंने यही लिख दिया कि प्रधानमंत्री अगर मौखिक परामर्श दे तो आपातकाल लग जाएगा। अब ये नहीं समझ पाए कि एक से एक कलाकार प्रधानमंत्री होंगे, और उसमें इंदिरा जी ने इसका दुरुपयोग कर ही लिया। क्लियर है बेटा? लिखें 44वें संविधान संशोधन
और कॉपी बेटा थोड़ा बढ़िया रखिए, डायरी वायरी से काम नहीं चलेगा, पूरा भर जाएगा। अब जो शुरू से है उनका कॉपी देख लो, अंदाजा लग जाएगा, है ना। फिर से सुनो बेटा, एक व्हाइट पेपर वाली कॉपी लीजिए। हाँ, जब शुरुआत करिएगा तब लिखिएगा, लेकिन अभी जो अगला जब शुरू होगा तो इसका पालन करिएगा। प्लेन पेपर लीजिएगा, लाइन ना रहे उस पर, और थोड़ी बड़ी रजिस्टर टाइप की कॉपी लीजिएगा। बहुत पढ़ना होता है बेटा। अभी जो लोग शुरू से पढ़ रहे हैं उनकी कॉपी देखिए, कितना तुम्हारा हो गया, भर गया पूरा। अभी एक पन्ना बचा है पूरी कॉपी का। वैसे अगली कॉपी भी लगी जाएगी, क्योंकि अभी आपातकाल थोड़ा बड़ा है बेटा, वो डिटेल में पढ़ेंगे। क्यों ऐसा हम कह रहे हैं बेटा, ध्यान से सुनिए। मेंस में जो आपकी कॉपी मिलती है लिखने के लिए, असली परीक्षा तो वही है ना बेटा। प्री कौन सी परीक्षा है? प्री तो सिर्फ ये है कि भाई छंटनी वाली परीक्षा है, स्क्रीनिंग टेस्ट है। असली परीक्षा तो मुख्य परीक्षा, वही हमारा 12 न्यारा होगा। तो वो परीक्षा वैसे होती है जैसे बीए एमए की परीक्षा आपने दिया होगा, यानी आपको पेपर मिलेगा, आपको कॉपी मिलेगी, आपको लिखना पड़ेगा। तो वो जो कॉपी मिलती है मेंस वाली, वो ब्लैंक होती है। ब्लैंक इन सेंस उस पर लाइन वाइन नहीं होती। अब दिक्कत ये होती है कि जो बच्चे लाइन वाली कॉपी पे लिखने के अभ्यस्त हैं, वो सादे पेपर पे नहीं लिख पाते, उनकी लाइन टेढ़ी मेढ़ी होने लगती, इधर उधर भागने लगते हैं। तो अभी से प्लेन पेपर पे प्रैक्टिस करिए, ताकि ये ना हो कि जापान पहुंच गए रंगून, कुछ उस टाइप का मामला ना हो। नहीं तो कुछ बच्चे जो प्लेन पेपर पे नहीं लिखे होते हैं, उनकी परेशानी ये है ना कि प्लेन पेपर अगर मिल गया तो यहां से शुरू करके इधर चले आएंगे, वो लाइन सीधी होती ही नहीं, तब लाइन उनकी टेढ़ी मेढ़ी होने लगती है। ये सब ध्यान रखिए बेटा। देखो, मुझे नहीं पता बेटा कि आप इस तैयारी को लेकर कितने गंभीर हैं, आई डोंट नो एग्जैक्टली। आप यहाँ पे आए हैं पढ़ने के लिए, मेरा दायित्व है आपको पढ़ाना। यहीं से मैंने रैंकर्स दिया है यूपी पीसीएस में, बच्चे पोजीशन लगाए हैं। लेकिन सामने वाला कितना गंभीर है अपने लक्ष्य को लेकर, मुझे थोड़ी पता है। आप क्या सपना देख रहे हो, आप मनोरंजन करने आए हो, आप अपनी जिंदगी बनाने आए हो, मुझे नहीं मालूम बेटा। लेकिन अगर आप तैयारी करने आए हैं बेटा, तो हर वह जतन करना पड़ेगा जो कंपटीशन में जरूरी है। और अगर आप ऐसा करोगे तो हो भी जाएगा। अरे भाई, दिल्ली इलाहाबाद में भैया जी लोग 10-10 साल से पढ़े हुए हैं, और मेरी एक बच्ची यहीं रह के और उसने पूरे पीसीएस में 41वीं रैंक लगा दिया। ये आसान है, लेकिन मुश्किल भी नहीं है, किया जा सकता है। बस ये है कि लगन होनी चाहिए। हर छोटी छोटी देख लो, इतना हम इसीलिए लिखवाते हैं कि आपके लिखने की थोड़ी प्रैक्टिस हो जाए, ताकि मुख्य परीक्षा में जब आए तो आप लिख भी पाए, क्योंकि वहां खूब लिखना पड़ेगा। 25-25, 30-30 पेज लिखना होगा 3 घंटे में। यहाँ तो 4 ही पेज, 5 पेज लिखने में उंगली उंगली थोड़ा टेढ़ी वढ़ी होने लगती है। तो सब बेटा प्रैक्टिस करना है, सब हो जाता है, बस एक बार कमर तो कसिए। और ये मैं बताऊं आपको बड़ी अच्छी न्यूज, कि ज्यादातर रिजल्ट उनका बेहतर रहा है जो वर्किंग लोग हैं, जो जॉब वॉब करते हैं, उन्हीं का रिजल्ट बड़ा शानदार रहा है अब तक। बच्चे लोग तो अभी पढ़ रहे होते हैं, इनको तो टाइम लगता है थोड़ा, कुछ ग्रेजुएशन कर रहे होते हैं, कुछ अंडर ग्रेजुएशन में होते हैं, तो ग्रेजुएशन के बाद ही परीक्षा देंगे ना। नौकरी वाले जब पढ़ते हैं ना बेटा, तो पागल होके पढ़ते हैं। कारण है कि अंदर से पढ़ने की भूख बड़ी है, जबरदस्ती वो पढ़ नहीं रहे हैं, घर वाले ढकेल उकेल के भेजे नहीं है, तो उनके अंदर से भावना है पढ़ने की, तो वो जुट के पढ़ते हैं। उनके पास 2 ही घंटा मिलता है, पूरी ताकत से पढ़ते हैं। और जिनके पास 24 घंटे समय होता है ना, वो एकदम नहीं पढ़ पाते। नहीं तो आप मुझे बताइए ना, वो क्या दिल्ली में कुछ लोग 5 साल से हैं, इंडिया के सबसे बेस्ट कोचिंग में हैं, भारत के सबसे अच्छी जगह पे हैं, फिर आपका रिजल्ट क्यों नहीं आ रहा है? और मेरे यहाँ हम लोग तो मान लीजिए बड़े खराब टाइप के टीचर हैं, फिर मेरे यहाँ से 41वीं रैंक लगा देता है कोई। तो आप पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, समझदार हैं, आप खुद ही सोचिए कि मामला क्या है। सुनो एक बात बताएं, अगर दिल्ली जाने से आईएएस कोई बनता ना, तो हमारे माँ बाप खेत वेत बेच के भेज देते, नहीं भेज देते? 2 बीघा खेत ही बेच देते भाई, अगर दिल्ली जाने से आईएएस बनने की गारंटी हो जाती। और एक बात बताएं, माँ बाप को तो छोड़ दीजिए, हम आपके सामने खड़े हैं, हम एक गारंटी ले रहे हैं। अब जो तैयार होगा इसमें से वो बता देगा। मैंने एक ऑफर आपको दे रहे हैं,
आप में से जो तैयार होंगे वो बता दीजिएगा सर हम तैयार हैं, हम अपने खर्चे पे आपको दिल्ली भेजेंगे, रहना खाना पीना मैं अफोर्ड करूंगा, कोचिंग की फीस उस सब मैं दूंगा। आप कहेंगे कपड़ा वपड़ा भी तो लगेगा सर, वो भी मैं दूंगा, एक चवन्नी आपका खर्च होने नहीं दूंगा। आप कहेंगे दिल्ली में सर बहुत गर्मी लगती है, हम एसी लगवा देंगे, मजाक नहीं कर रहे, स्टाम्प पेपर पे लिखवा लूंगा यही, ठीक है, ये सब मैं कर दूंगा। आप कहेंगे खाना वाना बनाने में सर टाइम लग जाएगा, चलो आपके लिए कुक या कुछ हम व्यवस्था कर देंगे खाने की, बस मेरी एक शर्त है, अगर साल भर में आपका रिजल्ट नहीं आया तो विद इंटरेस्ट वसूलेंगे सारा पैसा, और अगर आपका रिजल्ट आ गया तो एक पैसा नहीं लेंगे आपसे। शर्त वही है, साल भर में जो जो तैयार होंगे बता देना, हम वकील को बुला के स्टाम्प पेपर पे लिखवा देंगे, और अगर नहीं होगा तो 20% ब्याज की दर से सब वसूलेंगे आपसे जो आपने लिया। खुला ऑफर है बेटा, एक साल, एक साल नहीं, परीक्षा देने वाली प्रक्रिया प्री क्वालिफाई कर लीजिएगा, उसके बाद आप बर्डन के बाहर हैं, फिर आपका बर्डन खत्म। तो प्री क्वालिफाई करेंगे तब तक हम वेट करेंगे, और अगर प्री का रिजल्ट नहीं आया तो फिर लीगल प्रोसीडिंग शुरू होगी, वसूली की कार। अरे हम चैलेंज कर रहे हैं, आप नहीं, बाहर भी जाके बता दीजिएगा कि सर एक चैलेंज देते हैं, जिसको एक्सेप्ट करना जाके एक्सेप्ट कर लो, हम भेजेंगे बेटा, कह तो रहे हैं। अगर हिम्मत है तो कोई स्वीकार करके दिखाए ना, अगर आपको कॉन्फिडेंस है तो, क्योंकि आप डरे हुए लोग हो, आपको पता ही नहीं कि मेरा होगा क्या, तो हम क्या कर सकते हैं। अब दिल्ली के बाद कहाँ, कैम्ब्रिज जाएंगे, और कहाँ भेजा जाए आपको। तो एक बात समझ लो बेटा, कुछ भी संभव है और कुछ भी संभव नहीं है। अगर जगह में जादू होता ना बेटा, तो आपको पता नहीं दिल्ली में कितने बच्चे हैं। दिल्ली में कम से कम 60 से 65 हजार बच्चे तैयारी कर रहे हैं, और रिजल्ट कितने का आता है, 15 का, 10 का। एक बात मुझे बताइए, जिस जगह पे 60 हजार बच्चे इकट्ठे परीक्षा दे रहे हो पढ़ के, तो 15, 20, 50 का तो ऐसे ही हो जाएगा, बोल नहीं रहे बेटा। जहां से जमा जमा कुल 50 लोग परीक्षा दे रहे हैं, उस 50 में अगर 2 का रिजल्ट आ रहा है तो दिल्ली से बढ़िया रिजल्ट है। अगर आप आंकड़े के हिसाब से देखें तो दिल्ली से बेहतर रिजल्ट। तो कहीं कुछ नहीं है बेटा, आडंबर है, आपको पढ़ना है, मुझे पढ़ाना है, हम जो कह रहे हैं वो आपको समझ में आ रहा है, मिशन कामयाब है। हम जो कह रहे हैं आपके पल्ले नहीं पड़ रहा है, सब गड़बड़ है, दिल्ली पढ़े चाहे लंदन पढ़े। तो मेरा ऑफर याद है ना, घर पे जाइएगा, सोचिएगा, मन उन बना लीजिएगा। तो आप जैसे आप ये सोचेंगे सर बड़ा पैसा लगेगा आपका, आप मत चिंता करो ना, मैं सक्षम हूं, मैं उतना अफोर्ड कर लूंगा। लेकिन ये समझ लेना कि फिर 20% का ब्याज भी देना पड़ेगा, तो सोच समझ के फैसला करना। चले, हम खुला चैलेंज कर रहे हैं बेटा सबको, एक दिन मैं अखबार में निकलवाने वाला हूँ कि भैया ऐसा ऐसा ऑफर है, और जो तैयार हो आ जाए। और एक बात तो तय है कि होगा कोई, नहीं होगा बात की बात है, लेकिन मैं तो करोड़पति जरूर होऊंगा। 10 लोग 15 लोग अगर तैयार हो गए ना कि हाँ सर एक्सेप्ट कर रहे हैं, तो 20-20% तय जानो मुझे मिलेगा, क्योंकि कॉन्फिडेंस नहीं है आपका। घबराइए नहीं बेटा, पढ़ाई करिए। तो क्या हुआ बेटा, 44वें संविधान संशोधन के पहले तुमको लग रहा है एक्सेप्ट करने के मूड में हो, ऑफर स्वीकार है। हाँ तो जब भी मन होगा बताना मुझे, ठीक है, चलें। नहीं ऐसे मुझबानी थोड़ा ही होगा, अरे स्टाम्प पेपर मंगाऊंगा, उस पर लिखवाऊंगा, कैसे थोड़ी होगा। कि ना हो तो कहेंगे कि सर अरे छोड़िए, रहने दीजिए, जितना लगा वो ले लीजिए, ब्याज छोड़ दीजिए। नहीं छोड़ूंगा, सब लूंगा। चलो बेटा लिखे। तो एक बात समझ में आई बेटा कि 44वें संविधान संशोधन के पहले यह प्रावधान था कि प्रधानमंत्री की मौखिक परामर्श पर हो सकता है, लेकिन 44वें संविधान संशोधन 1978 के बाद अब मौखिक नहीं चलेगा, अब लिखित होगा। क्लियर, आगे बढ़े। दूसरा पॉइंट इसी में, हाँ नोट में पॉइंट 2 करो। पूरा सेंटेंस नहीं हुआ, कहाँ रुके हैं बताएं। 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा यह प्रावधान बनाया गया कि प्रधानमंत्री
यह प्रावधान बनाया गया कि प्रधानमंत्री मंत्रिमंडल, शब्द ध्यान से लिखिएगा, मंत्रिपरिषद मत लिखिएगा, प्रधानमंत्री मंत्रिमंडल सहित, मंत्रिमंडल को हम लोग बोलते हैं बेटा कैबिनेट, मंत्रिमंडल सहित लिखित परामर्श राष्ट्रीय आपात घोषणा हो। ठीक है बेटा। पॉइंट नंबर 2, मूल संविधान में, जब हम मूल मूल बोल रहे हैं तो मतलब समझते रहिएगा बेटा। तो 26 नवंबर वाला मूल संविधान में आपात के 3 आधार थे। आपात के कितने बेटा? इसका मतलब अब वाला जो लिखे हो वो नहीं थे, कुछ गड़बड़ हुआ है। तो 3 आधार कौन कौन थे? 1 2 3 करके लिखो, अलग अलग करके लिखो। युद्ध पहला, दूसरा बाह्य आक्रमण, तीसरा आंतरिक अशांति। आंतरिक अशांति, क्या आज भी यही तीनों आधार हैं? थोड़ा ध्यान से पढ़ लीजिए। नहीं, आज ये तीनों आधार नहीं है, 2 वाला तो वही है, युद्ध और बाह्य आक्रमण तो है, लेकिन तीसरा वाला जो आंतरिक अशांति है उसे बदल दिया गया। उस शब्द की जगह पे रख दिया गया सशस्त्र आंतरिक विद्रोह, क्योंकि इंदिरा जी ने इसी का दुरुपयोग किया था। अच्छा एक बताओ, आंतरिक अशांति किसको कहते हैं? कौन सी परिभाषा आंतरिक अशांति की? बोल नहीं रहे हैं। अरे भाई, अगर आंतरिक अशांति की बात करें तो इस देश में तो हमेशा आंतरिक अशांति मची रहती है। अभी पश्चिम बंगाल में चुनाव हो रहा था तो भी वहां आंतरिक अशांति थी। तो बहाना तो गढ़ा ही जा सकता है, इसीलिए इसका दुरुपयोग किया इंदिरा जी ने। तो कहा कि देश में इस समय आंतरिक अशांति की स्थिति है, राष्ट्रपति महोदय आपातकाल लगाइए। राष्ट्रपति भी सन्न रहेगा कि कौन सी आंतरिक अशांति है भैया, लेकिन राष्ट्रपति कह रहे हैं, अरे सॉरी, प्रधानमंत्री कह रहे हैं तो मानना ही होगा। इसको संशोधित कर दिया गया बेटा, लिखें। फिर उसी में लिखो बेटा आगे, उसी के नीचे 44वें संविधान संशोधन 1978 में आंतरिक अशांति के स्थान पर आंतरिक अशांति के स्थान पर सशस्त्र विद्रोह, दोनों शब्द को अंडरलाइन करिएगा, कौन शब्द बदल के कौन शब्द किया गया। आंतरिक अशांति के स्थान पे कौन सा बेटा? सशस्त्र विद्रोह शब्द स्थापित किया गया। सशस्त्र विद्रोह शब्द स्थापित किया गया। क्लियर हुआ बेटा? अभी एक और लिखना पड़ेगा, इसमें नोट ही चलेगा खूब। अगला पॉइंट इसमें बना ले नोट में। मूल संविधान में राष्ट्रीय आपात संपूर्ण भारत में ही लगाया जा सकता था। मूल संविधान में राष्ट्रीय आपात संपूर्ण भारत में ही लगाया जा सकता था। मतलब बेटा समझते रहिए, नहीं तो लिखने का कोई मतलब है नहीं, यहाँ लिखने थोड़ी आए हैं। और लिखने अगर आना हो तो बताओ, लिखा लिखाया दे दें, घर जाओ। समझना है ना बेटा? तो जो हमारा मूल संविधान बना था उसमें यह कहा गया था कि जब भी राष्ट्रीय आपातकाल लगेगा पूरे भारत पर लगेगा। ये भी तो अच्छी बात नहीं थी। उंगली में सड़न है तो पूरा हाथ कहाँ काटोगे? मूल संविधान में यही लिखा था कि पूरे इलाके पे लगेगा। तो मुझे लगता है इंदिरा जी को लगा कि अच्छी बात नहीं है,
तो 42वां संविधान संशोधन हुआ बेटा 1976 में। क्लियर है? इसमें इंदिरा जी ने यह जुड़वा दिया कि राष्ट्रीय आपातकाल पूरे भारत या उसके किसी हिस्से पर भी लगाया जा सकता। एक चीज बताओ, भारत का कोई एक इलाका प्रभावित हो रहा है तो पूरे भारत पे काहे लगाओगे भाई? मूल संविधान ये कह रहा था कि आपातकाल जब भी लगेगा तो पूरे भारत पे लगेगा। ये अच्छी बात तो नहीं थी, ये ठीक किया इंदिरा जी ने, लिखे नेक्स्ट पॉइंट बना के। मूल संविधान में ये लिखा बेटा पूरे भारत में आपात का प्रावधान था। लेकिन 42वें संविधान संशोधन 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा 42वां माने 76 और 44वां माने 78, भूलिएगा मत। 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा राष्ट्रीय आपात संपूर्ण भारत या उसके किसी भाग पर लगाया जा सकता है। तो मुझे लगता है ये संशोधन अच्छा हुआ। क्यों बेटा? भाई अगर थोड़ा सा इलाका प्रभावित है तो उसी के नाम पे पूरे भारत में आपातकाल काहे लगाएंगे? जो इलाका प्रभावित है उस पर आपातकाल आप लगा दीजिए। क्लियर है बेटा? हाँ, अब हेडिंग बनाइए छोटा सा, अनुमोदन। क्या बेटा? अनुमोदन। एक छोटी सी हेडिंग बनाइए, मतलब कि ठीक है घोषणा तो हो जाती है, राष्ट्रपति ने घोषणा कर दिया, तो क्या इससे किसी की अनुमति लेनी पड़ती है? पहले पूछ ले रहे हैं। राष्ट्रपति ने राष्ट्रीय आपात की घोषणा कर दी, तो देश में राष्ट्रपति का शासन होता है या देश में प्रधानमंत्री का शासन होता है? देश में संसद का शासन है। और ध्यान रखना, राष्ट्रीय आपात राष्ट्रपति लगा तो देंगे, लेकिन अनुमोदन यानी परमिशन लेनी होगी उनको संसद से। क्लियर है बेटा? ये ध्यान रखना, आपातकाल वो लगा सकते हैं, इसमें कोई रोक नहीं लगी है, लेकिन अंतिम रूप से अनुमोदन कराना होगा संसद से। क्लियर है? और संसद अनुमोदन नहीं करेगी, आपातकाल खत्म हो जाएगा, नहीं रहेगा। तो कैसे होगा बेटा वो थोड़ा लिख लें। लिखें, 30 दिनों के अंदर, सॉरी, आपात की उद्घोषणा के, सेंटेंस पूरा करो बेटा, आपात की उद्घोषणा के 30 दिनों के अंदर संसद के दोनों सदनों द्वारा संसद के क्या बेटा? दोनों सदनों द्वारा सॉरी, विशिष्ट बहुमत से इसका अनुमोदन होना चाहिए। विशिष्ट बहुमत से इसका अनुमोदन होना चाहिए। क्लियर है बेटा? अच्छा, अब आप बताओ बेटा, दोनों सदन कौन कौन है संसद के? संसद में सदन होते हैं कौन कौन से? घबरा रहे हो? एक चीज बताइए, एक तो ऑलरेडी कक्षा 6 का बच्चा बताएगा, जाके पूछ लेना, 6 क्लास में पढ़ने वाला बच्चा भी बता देगा इसे। और ज्ञान की इतनी महारत लेके अचानक प्रकट होते हैं आप, क्या आईएएस बनना है? छोटा मोटा पद ना सर, बिल्कुल नहीं, सीधे आईएएस ही बनेंगे। तो बेटा थोड़ा सा जतन करना पड़ेगा और टाइम पे आके रेगुलर पढ़ाई करनी पड़ेगी। एक बात तय है कि कोई पढ़ के पैदा नहीं हुआ, सब आके यहीं पढ़े हैं, लेकिन शुरुआत करनी पड़ेगी। और आपकी क्या परेशानी है कि अचानक आके कूद पड़ोगे, क ख ग घ आता है कि नहीं आता है, लेकिन हिंदी साहित्य पढ़ा दीजिए सर। तो हिंदी साहित्य वो पढ़ें जिनको कम से कम शब्द और भाषा का ज्ञान हो। क्या पल्ले पढ़ रहा है संसद? क्या पल्ले खाली लिख रहे हो? मतलब तो कुछ पल्ले पढ़ नहीं रहा है।
संसद के दोस्त, अरे बेटा ये किसको नहीं पता है आज के डेट में? हाई स्कूल का बच्चा होगा उसको भी पता होगा, अगर वो पढ़ा होगा तो। नहीं पढ़ा होगा तो बात ही अलग है। अच्छा, कुछ बच्चे कहते हैं हम तो साइंस के विद्यार्थी हैं, तो मुझसे ज्यादा साइंस के नहीं हो गए। मैंने एमएससी किया है इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से, फिजिक्स से, तो हम भी तो नहीं पढ़े हैं। ये सब ड्रामा व्रामा नहीं चलेगा बेटा। थोड़ा आप भी मेहनत करें, थोड़ा हम भी मेहनत करें। और ये नहीं कि ठेका दे दिया है आपने कि अब आप करिए, तो चलो ठेका दे दो हमको परीक्षा देने का भी, हम ही चल के परीक्षा दे देते हैं। परीक्षा आपको देनी होगी और तेल निकाल लेगा एग्जामिनर। ये मेरा तकिया कलाम है, तेल निकाल देना, तो घबराइएगा मत, है ना। यानी कुटाई पिसाई आप ही कर देगा वो। तो भैया जी पढ़ना है, समझना है, घबराने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन ये कि रात में सपना देखे वर्दी वर्दी का और सुबह उठ के चल पड़े कोचिंग कर दिया। आप क्या कर रहे हो? आप भी कुछ करो ना। जो करेगा सब कोचिंग करेगा। आपने क्या किया? अगर सपना देखा है तो काठो किताब उताब खरीद के थोड़ा सा देखे होते। हिंदी भाषा में ही लिखा हुआ है, कोई अरबी फारसी भाषा नहीं लिखी है जो आप पढ़ के समझ नहीं पाओगे। नहीं, तैयारी करेंगे तो कोचिंग में जाएंगे। थोड़ा सा बेटा कोशिश करिए और सब ठीक हो जाएगा, घबराने की जरूरत नहीं है। लेकिन थोड़ा सा, इसका क्या मतलब होता है? अरे बहुमत तो सुना गया है, ये विशिष्ट बहुमत तो आप बताएंगे बेटा। खासियत है ये कोचिंग वो नौटंकी वाली नहीं है कि आके हम बोले आप लिखें घर चले जाओ और टाइम पे फीस जमा करते रहो। फीस तो जमा ही करनी पड़ेगी, यहाँ पढ़ोगे तो फीस तो जमा ही करनी होगी। लेकिन खाली फीस जमा करना और ये नौटंकी यहाँ नहीं होगी, आपको बताना भी पड़ेगा। नहीं, मेरी प्रभाव नहीं पड़ रहा, बता ही रहा हूँ, आप लिख ही रहे हैं। लेकिन अगर आप बताते नहीं हो तो इसका मतलब क्या बना? तमाशा करना है? बेवजह यहाँ से रिजल्ट आता है। अरे बेवजह यहाँ कोई साल खाली नहीं जाता जिस साल पीसेस बच्चे नहीं होते। नहीं, आप ही का नहीं बैच है, और भी बैच है। लेकिन ये कि कोई ना कोई बच्चा जरूर सफल हो जाता है। अब आप ही की कुर्सियों से होगा मुझे नहीं पता, लेकिन होगा जरूर कोई ना कोई, ये मेरी गारंटी है। कभी वार खाली नहीं जाता। और एक बात बताऊं कि दिल्ली इलाहाबाद के बच्चों को तो दुनिया पढ़ा लेगी। उन बच्चों को जो डरे सहमे हुए हैं उनको पढ़ा लेना आसान नहीं है। वो बच्चे मिले तो मैं लगभग 80% रिजल्ट दे दूं। नहीं, आप भी कम नहीं हो किसी से कि कोई बृहस्पति ग्रह से आया है, ऐसा कुछ नहीं है बेटा। आपसे बेहतर कोई नहीं है। बस डरना छोड़िए, पढ़ना शुरू करिए। और ये मत समझिए कि 24 घंटे सर पढ़ेंगे तो कहीं पागल वगल हो जाएंगे तब क्या होगा। नहीं नहीं, 24 घंटे नहीं पढ़ना है बेटा। जो टॉपिक चल रहा है उस टॉपिक से रिलेटेड चीजों को पढ़ के आइए। नहीं पढ़ेंगे तो हम बताएंगे। हाँ बोलो बेटा, कोशिश करो। दो तिहाई, वेरी गुड। मैं बोल दे रहा हूँ, सही बोल रहे हैं हमारे मित्र, हम अपनी भाषा में बोल दे रहे हैं। विशिष्ट बहुमत का मतलब यह होता है कि सदन में जो लोग उपस्थित हैं, मतदान कर रहे हैं, उनका 2/3 वोट चाहिए। 2/3 मतलब समझ ही रहे हो, टोटल का 2/3। जैसे अगर 300 लोग हैं तो 2/3 कितना होता है? 200। तो जितने भी सदस्य उपस्थित हो रहे हैं उनका 2/3 वोट चाहिए। शर्त यह है कि 2/3 कम से कम इतना जरूर होना चाहिए कि सदन के टोटल सदस्यों का बहुमत दिखे। अभी घबराओ नहीं बेटा, जो नए मित्र आए हैं उनको हम फिर से बात करेंगे, या फिर हमारा वीडियो देखिएगा। सब पहले दिन से सब मैंने बात किया, जैसे बात कर रहा हूँ ना ऐसे ही बात किया हूँ। सारे वीडियो पे है, तो जाके देखिएगा। कोई दिखाए हैं जगह बोला, तो कोई परेशानी नहीं है। लेकिन हाँ, मुझे लाइव देखना है, मुझे लाइव सुनना है, मुझसे बहस करनी है, मुझसे बात करनी है, तब तो सामने आना होगा। और फिर हम आपका चेहरा पढ़ते हैं, आपके भाव पढ़ लेते हैं, जैसे झलकने लगती है, मैं पढ़ लेता हूँ, है ना। चले,
अभी विशिष्ट बहुमत को लेकर बहुत परेशान मत होइए बेटा, पुराने बच्चों को एकदम क्लियर है। जो नए मित्र आए हैं उनके लिए बता दूं कि सदन में जितने लोग वोट दे रहे हैं उनका 2/3 वोट चाहिए, लेकिन वो 2/3 इतना जरूर होना चाहिए कि जैसे लोकसभा में 545 लोग हैं, है ना, 545 का बहुमत चाहिए। राज्यसभा में 245 है, 245 का बहुमत चाहिए। क्लियर है बेटा? पारित होना चाहिए। लिखें आगे। यदि इस बीच या इस मध्य लोकसभा भंग हो जाती है, यदि इस मध्य लोकसभा क्या बेटा भंग हो जाए, क्या संभावना क्यों नहीं है बेटा? आपातकाल को घोषणा हुई और उसके कुछ दिनों के बाद लोकसभा भंग हो जाए, ये भी हो सकता है। तो संविधान उसके लिए भी सतर्क है कि यदि लोकसभा भंग हो जाती है तो विकल्प है, वो क्या है बेटा? लिखना पड़ेगा। ये लोकसभा भंग हो जाती है तो राज्यसभा विशिष्ट बहुमत से इसका अनुमोदन करे। तो राज्यसभा क्या बेटा? विशिष्ट बहुमत से इसका अनुमोदन करे, किंतु परंतु, जो भी शब्द अच्छा लगे, किंतु नई लोकसभा के गठन के, किंतु क्या बेटा? नई लोकसभा के गठन के, अरे कभी ना कभी लोकसभा बनेगी, वही कहा गया है नई लोकसभा के गठन के 30 दिनों के अंदर इसका अनुमोदन हो जाना चाहिए। नई लोकसभा के गठन के 30 दिनों के अंदर इसका अनुमोदन हो जाना चाहिए। क्लियर है बेटा? अब नोट बना लीजिए और आगे अब पढ़ेंगे, है ना, क्योंकि लंबा है बहुत टॉपिक। तो आज यहीं तक बात करेंगे क्योंकि भूगोल की भी क्लास है। तो यहीं आज समाप्त करते हैं बेटा, थोड़ी देर में फिर मिलते हैं आपसे, भूगोल पे बात करते हैं। थैंक यू बेटा।